हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पॉलिटी विद वंशिका। जैसा कि आपको पता है, हम DSC 6 सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उस पूरी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कवर कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको उसके नोट्स चाहिए तो आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये यूनिट 1 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 की PDF आपको अलग से नहीं मिलेगी, ये यूनिट 1 के साथ ही कंबाइन करके प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आपको पॉलिटी के भारी कॉन्सेप्ट्स को इसी तरीके से ईजी तरीके से समझने में मज़ा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, वो ज़रूर ही आएगी। इसके बाद जैसे कि आपको पता है, हम पार्ट 1 में A और B पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में पूछा था फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, और किसी ने भी उसको कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करा है। तो इसके पीछे के दो रीजंस हो सकते हैं। या तो आपको पता है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, या आपको नहीं पता। अगर आपको पता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए और उससे दूसरे लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और जिनको नहीं पता है उनकी तो हिम्मत की शाबाशी देनी पड़ेगी कि उनके कितनी हिम्मत है, उनको पता नहीं है, उनका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उनको कल के दिन वो MA करने की सोच रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, लेकिन वो गूगल नहीं कर रहे हैं कौन है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मत करो, इट्स नॉट माई लॉस, इट्स योर लॉस। हम ये A टॉपिक कवर कर चुके हैं, B भी कवर कर चुके हैं। आई होप अगर जिसने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा है, मैंने ये 6 फोल्ड पॉलिसी कौटिल्य की एक दूसरी यूनिट से एक दूसरी वीडियो को रेफर करा था, वहां से पढ़ने के लिए कहा था। आई होप आपने वो चीज़ पढ़ ली होगी। इसके बाद हम अपना प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं। मैंने एक चीज़ और पूछी थी, आपको ग्राफिक्स से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है या विदाउट ग्राफिक्स, जैसे मैं वो नोट्स लिख कर आती हूँ उनमें ज़्यादा अच्छा समझ में आता है? तो आई होप आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता देंगे। आपने नहीं बताया फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, तो आज मैं जानबूझ के 2 साइंटिस्ट के नाम जहाँ मुझे लिखने चाहिए थे मैं नहीं लिख के लाई हूँ। आपको पढ़ना होगा, आप गूगल करेंगे, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, वरना देन अगेन मैं वही बात बोलूंगी, इट्स योर लॉस, इट्स नॉट माई लॉस। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। बेसिकली प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप अब तक समझ चुके हैं कि क्या होता है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? प्रिंसिपल्स एक जनरल गाइडलाइंस होती है। यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, एक जनरल गाइडलाइंस होती है, रिजिड रूल्स नहीं होते हैं कि जिनको आप फॉलो नहीं करेंगे, जिनका आप उल्लंघन कर देंगे तो आपको उसकी सजा के तौर पे आपको जेल भेज दिया जाएगा। अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ असंवैधानिक चीज नहीं है। बट प्रिंसिपल एक जनरल गाइडलाइंस होती है जो एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंटली वर्क करने के लिए, डेकोरम एंड डिसिप्लिन मेंटेन करने में मदद करती है, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में मदद करती है, और जो एक गोल वो सोचते हैं कि हमें इस मंथ के एंड तक या फिर इस डेट तक ये गोल अचीव कर लेना है, उसको अचीव करने में, अच्छे तरीके से अचीव करने में, एफिशिएंटली अचीव करने में मदद करती है, और लोगों के वेलफेयर में हेल्प करने के लिए मदद करती है। पब्लिक को वो कैसे ही अच्छे तरीके से सर्व कर पाए, कम से कम रिसोर्सेज यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जाए, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, जनरल गाइडलाइंस होती है, इनका नेचर कैसा होता है, ये यूनिवर्सल होती है। मीन्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस में ये देखी जा सकती है, लेकिन ये फिक्स्ड नहीं होती, ये फिक्स्ड रूल्स नहीं होते हैं, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिवर्सल होती है पर फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती है। आई होप आपको ये 3 चीज़ें समझ में आ गई होगी। और प्रैक्टिकल होती है, मीन्स आइडियलिस्टिक यूटोपियन चीज़ें दिमाग में कोई सोच के नहीं लगता, रियल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। ठीक है, इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस क्या है प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बता चुकी हूँ। एफिशिएंटली वर्क करने में हेल्प करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। टीम के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, एक हायरार्की मेंटेन होगी कि डिसीजन कौन ले रहा है, कौन ऑर्डर दे रहा है, तो इस सब से क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, काम टाइम से होगा, गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। ये सारी जो हो गई इंपॉर्टेंस हो गई, मैंने ऊपर डेफिनेशन में भी लिखी थी, वही चीज़ यहाँ पे है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंफ्यूजन रिड्यूस करने में हेल्प करता है, वो चीज़ समझ गए होंगे कि कंफ्यूजन कैसे रिड्यूस करने में हेल्प करता है। रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, डिसिप्लिन होता है, जो सब फॉलो करते हैं तो उससे कंफ्यूजन कम होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। एफिशिएंसी को इंप्रूव करता है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है, इसकी वजह से अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंश्योर द ऑफिशियल्स आर आंसरेबल टू देयर एक्शंस। अगर आपको पता है कि आप इसके लिए पावर होल्ड करते हो, आप अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तो आप एक्शन कुछ भी नहीं कर सकते, आपके जो मन में आएगा वही एक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि आप अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप सिटीजन्स को अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो तो आपके पास एक अकाउंटेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आप कुछ भी काम नहीं कर सकोगे जो आपका मन करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने में भी
ये हेल्प करता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स मेक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव, ऑर्गेनाइज एंड गोल ओरिएंटेड। इसके बाद आते हैं मेजर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मेजर प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप मोस्टली पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट हो, या फिर आपका मेजर में पॉलिटिकल साइंस है, या आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप पॉलिटिकल साइंस कहीं ना कहीं रिलेट करते हो, तो आपने लक्ष्मीकांत कभी ना कभी पढ़ी होगी या वो बुक सुनी होगी, देखी होगी। अगर आपको लक्ष्मीकांत पढ़ना है तो आप कैसे पढ़ोगे? पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ोगे, फिर सेकंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, और कोई यूनिट अगर बड़ी होगी तो आप उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे कि आज मैं सिर्फ इतने 4 पार्ट्स पढ़ूंगा इस यूनिट के, और बचे हुए 4 पार्ट्स में कल पढ़ूंगा, है ना? ऐसे ही करते हो ना। तो आपका एक काम था लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ना, आपने उस काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर एफिशिएंसी से वर्क करना है तो उसको अपने काम को छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर लेना चाहिए। इससे टाइम भी बचता है और काम भी एफिशिएंसी से होता है। फॉर एग्जाम्पल अब आप खुद सोचो, हेल्थ का भी एक ही डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का भी एक ही डिपार्टमेंट है, लॉ का भी एक ही डिपार्टमेंट है, हर चीज का एक ही डिपार्टमेंट है आपकी कंट्री में, तो कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कितना ज्यादा डिले से काम होगा, कितना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, लोगों को पता ही नहीं होगा कब हमारा काम होगा, कैसे हमें काम करना है। वहीं अगर अलग अलग डिपार्टमेंट है, हेल्थ का अलग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन का अलग डिपार्टमेंट है, डिफेंस का अलग डिपार्टमेंट है, लॉ का अलग डिपार्टमेंट है, हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो अगर हमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत दिक्कत है तो हम एजुकेशन के डिपार्टमेंट में जाएंगे, हमें हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो हम हेल्थ के डिपार्टमेंट में जाएंगे। ठीक है, फिर वहां जाके हम उस जिस हेल्थ की जिस पॉलिसी से रिलेटेड हमें दिक्कत है हम उनके ऑफिसर्स के पास जाएंगे, उन एम्प्लॉयज के पास जाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? तो ऐसे हर चीज को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर देना चाहिए, तभी जाके जो हमारा एंड गोल है कि हमें अपने नेशन की इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें एक डेवलप नेशन बनना है, तभी हम उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। इसके बाद आता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इनको साथ साथ चलना चाहिए। मतलब अगर किसी एक इंसान के पास पावर है तो उसको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ेगा। वही चीज जो हमने ऊपर इंपॉर्टेंस में पढ़ी थी कि अगर किसी एक इंसान के पास पावर है, वो किसी को ऑर्डर दे सकता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। मीन्स किसी के पास अगर अथॉरिटी है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ होनी चाहिए, बिकॉज वो लोगों के लिए अकाउंटेबल है। वो कुछ भी एक्शन नहीं कर सकता, उसके जो मन में आए वो कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक आईएएस ऑफिसर है, उसके पास बहुत सारी पावर होती है, बट क्या जो उसके मन में आता है वो करता है? वो संविधान से बंधा हुआ है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबल है पॉलिटिशियंस की टुवर्ड्स, अकाउंटेबल है सिटीजन्स की टुवर्ड। कुछ भी कर देगा तो जवाबदेही तो उसी की बनेगी ना, क्योंकि हमें पता है कि इस इंसान ये काम करने की पावर इनके पास थी। अब कुछ गलत होता है तो हम जाके किससे पूछेंगे? उसी इंसान से पूछेंगे। भले से उस इंसान के पास अथॉरिटी है, बट उस इंसान के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है अपने एक्शंस की, बिकॉज वो अकाउंटेबल है लोगों के प्रति। इसके बाद आता है देयर शुड बी डिसिप्लिन एंड एवरीवन शुड फॉलो इट। आप खुद सोचो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशंस में रूल्स एंड रेगुलेशंस ही फॉलो नहीं हो रहे हैं, लोग डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहे हैं, जब उनका मन कर रहा है वो आ रहे हैं, जब उनका मन कर रहा है वो महीनों तक नहीं आ रहे हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहे हैं, आ रहे हैं 5 मिनट के लिए ऑफिस में बैठ रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो क्या वो एडमिनिस्ट्रेशन कभी अच्छे से वर्क कर पाएगा? नहीं। तो जहां पर भी डिसिप्लिन नहीं होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन वीक बन जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा बनाने के लिए वहां पे डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना बहुत जरूरी है, और एक यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। ये शुड है बच्चों, ठीक है? ये एल की जगह के टाइप हो गया। इतनी चीजें आप समझते हो, अगर मेरे से लॉन्ग टर्म से पढ़ रहे हो, आपको पता है मैं पीडीएफ खुद टाइप करती हूँ, तो ये छोटी मोटी गलती हो जाती है। यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। मतलब एक पर्सन होना चाहिए जो टॉप पे बैठा होगा, सुपीरियर होगा, बाकी जो उसके सबॉर्डिनेट्स होंगे उनको पता है कि हमें इस सुपीरियर की बात माननी है, ये हमें ऑर्डर देगा, हम उस तरीके से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे 3-4 सुपीरियर हैं एक टीम के, उससे क्या होता है? कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक सुपीरियर होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमांड कहाँ से आ रही है और आपको किसका ऑर्डर मानना है। अगर कुछ गलत होता है तो उस चीज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन अकाउंटेबल है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर एक ही सुपीरियर होता है उससे कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होता, कन्फ्लिक्ट प्रिवेंट होते हैं, और उससे क्लैरिटी बनी होती है कि हाँ आपको ठीक है इसी की बात माननी है। अगर 4 सुपीरियर होंगे, आपको 4 ऑर्डर मिलेंगे और आपके बीच, टीम के बीच कंफ्यूजन हो जाएगा कि किसकी बात माने, किसकी सुने, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद आता है ऑल एक्टिविटीज विद सेम गोल शुड फॉलो वन प्लान एंड वन लीडर। ठीक है, अगर कोई भी सारी की सारी एक्टिविटीज जिनका एक ही गोल है, जिनका अल्टीमेट गोल ए है, मींस जिसका अल्टीमेट गोल ये है, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट को अगर अचीव करना है लोगों को, इसके लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जा रही हैं वो सारी एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कुछ एक्टिविटीज ये वाला प्लान फॉलो कर रही है, कुछ ये प्लान फॉलो कर रही है, कुछ ये प्लान फॉलो कर रही है, तो अल्टीमेटली एक भी प्लान फॉलो नहीं होगा। और एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए, तो ये पॉइंट बोलता है कि इस गोल को अचीव करने के लिए आपको एक ही प्लान फॉलो करना चाहिए, जिसके टॉप पर एक ही लीडर बैठा हो और वो एक ही प्लान फॉलो कर रहा हो। ठीक है, एक लीडर होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए सेम गोल को अचीव करने के लिए। ये नहीं मल्टीपल प्लान्स फॉलो कर रहे हैं, मल्टीपल लीडर्स हैं, तो कोई क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, आपको नहीं पता किसकी सुनी जाएगी किसकी नहीं।
इससे क्या होता है, फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट होता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होती है। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अगर कंट्री में कितने ही हेल्थ प्रोग्राम्स रन करने हैं तो वो एक ही हेल्थ पॉलिसी के अंदर होने चाहिए और एक ही हेल्थ मिनिस्टर के अंदर होने चाहिए। उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेंटेन होती है जिसके पास अथॉरिटी होती है, और अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स सिटीजन भी मेंटेन होती है। एक क्लियर चेन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए, मींस टॉप से लेकर बॉटम तक हमें पता होना चाहिए कि टॉप पे कौन बैठा हुआ है और सबऑर्डिनेट्स उनके कौन कौन है। इससे क्लियर चेन ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन होती है, पता होता है ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, कुछ गलत हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। फिर जिसके पास अथॉरिटी होती है वो अपने एक्शंस के लिए वैसे ही रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो थोड़ा सोच समझ के काम करता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिफाइन कर देता है, वही जो मैंने अभी आपको चीज समझाई। उसके बाद कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ये चीज आप एक एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ विलेज, इस विलेज में सड़क नहीं है, सपोज वाईफाई के लिए कनेक्शंस लगते हैं रोड के अंदर, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी की कुछ तारें बिछनी है रोड के नीचे, इसमें पानी भी नहीं है और जी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है और सड़क भी नहीं है, ठीक है। ये कच्ची सड़क है, यहाँ पे ऐसे पेबल्स पड़े हुए हैं। अब क्या होता है, सरकार एक टीम आती है, यहाँ पे सड़क बना के चली गई, तो अब आपको लग रहा है इस गांव की एक दिक्कत सॉल्व हो गई। अब आती है पानी वाली टीम, ये टीम आती है, यहाँ पे पानी की टंकी बिछाती है और इस सड़क को वो कर देती है, तोड़ देती है। अब आप बोलोगे सड़क को क्यों तोड़ दिया? सड़क को तोड़ा बिकॉज यहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन बिछा दी। अब गांव में पानी आ गया लेकिन सड़क चली गई। अब दोबारा से ये टीम आती है कुछ सालों बाद, यहाँ पे ये बिछा के चली जाती है दोबारा से सड़क। अब आपको लग रहा है इस गांव की 2 दिक्कतें सॉल्व हो गई, बट नहीं हुई। एक सेकेंड, अब ये टीम आती है दोबारा से, कुछ पानी में लीकेज वगैरह हो गई थी, ये टीम आती है, इतनी सड़क दोबारा से तोड़ के चली जाती है, यहाँ पे पानी की लीकेज ठीक करती है। फिर एक तीसरी टीम आती है, उसको अब यहाँ पे तार बिछाने थे इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट से रिलेटेड। अब वो आती है, ये फिर से सड़क तोड़ देती है, फिर से यहाँ पे ये बिछा देती है। अब सड़क की दिक्कत फिर से क्रिएट हो गई, ये दिक्कत सॉल्व हो गई गांव में। अब आप देख रहे हो, अब पता नहीं फिर कितने साल बाद अगले इलेक्शन जब आएंगे, 5 साल बाद ये टीम आएगी, यहाँ पे सड़क बना के चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत होगी, फिर ये लोग कहीं से सड़क तोड़ देंगे। आप सोच रहे हो कितने एक बार का काम इन लोगों ने कितनी देर में खत्म करा। तो वो लोग, ये जो टीम थी, ये जो 3 टीम थी, पानी की टीम, इंटरनेट की टीम और रोड की टीम, ये तीनों टीम पहले एक साथ मिल सकती थी, एक टेबल पे बैठ सकती थी और इस चीज को क्लियर कर सकती थी कि पहले आप पानी की टंकी लगा दीजिए, पाइपलाइन बिछा दीजिए, फिर आप इलेक्ट्रिसिटी वाले आके आप यहाँ पे वो बिछा दीजिए, आपने जो भी आपकी वायर्स वगैरह होनी है, फिर हम आगे रोड बना देंगे। बीच में हम रोड पे 2 ऐसे ऐसे ब्लॉक्स छोड़ देंगे जहाँ पे आप रोड के अंदर जाके कुछ वायर्स को ठीक कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप रोड को पूरा नहीं तोड़ेंगे, बस उन 2 जगह से जाके आप उन वायर्स को, पाइपलाइंस को एक्सेस कर सकते हो। ये काम पहले ही कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके सॉल्व किया जा सकता था, इस खिचड़ी को पकाना जरूरी नहीं था ना। तो ये कह रहे हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, सारी विच मींस ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल एक्टिविटीज फॉर अ कॉमन गोल। एक गोल क्या था इन लोगों का, इस विलेज को डेवलप करना, इस विलेज को ये 3 सुविधाएं प्रोवाइड कराना। तो आप ये सब चीजें पहले ही एक टेबल पे आके डिस्कस कर सकते थे, कोऑर्डिनेशन मेंटेन कर सकते थे। There should There should be coordination, which means bringing together all activities for a common goal. This also avoids duplication of work. इससे एक काम दोबारा दोबारा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बार बार सड़क ही नहीं बन रही है, एक बार बन गई, उससे टैक्स पेयर्स का वैसा भी नहीं वेस्ट हो रहा है, एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है, टीम वर्क एंश्योर हो रहा है। तो ये जो चीज़ है आपको खुद लग रहा है ना, इससे कितना पैसा वेस्ट हो रहा है टैक्स पेयर्स का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ये हार्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का। अगर आप यही चीज़ में आपस में ही डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो चीज़ कितनी कयोस भरी हो गई ना। तो ये हार्ट होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। इसके बाद आता है बिटवीन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन देयर शुड बी अ बैलेंस ऑफ पावर। मीन्स एक तो सेंट्रलाइजेशन होती है कि पावर जो है टॉप लेवल पे कंसंट्रेटेड है, फिर डिसेंट्रलाइजेशन आता है जिसमें बोलते हैं आपको पावर को नीचे लेवल पे, लोअर लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एक ही इंसान सारी पावर नहीं होल्ड करके रखेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारी पावर जो है टॉप लेवल बैठे हुए ऑफिसर पे है, और ऐसा भी नहीं है कि टॉप लेवल पे बैठे हुए ऑफिसर के पास कुछ पावर ही नहीं है, उसने सारी ही लोअर लेवल्स पे अपनी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगर बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन होगा तो डिसीजन जो है बहुत स्लो होंगे, बिकॉज सारी पावर जो है वो एक ही इंसान के हाथ में है। अगर बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा पावर जो है वो लोअर लेवल्स पे चली जाएगी, तो कंट्रोल किसी का किसी के ऊपर नहीं होगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा अपने एक्शंस की, कोई सिटीजन के टुवर्ड अकाउंटेबल नहीं होगा। इसके बाद 9 आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मीन्स
सुपरवाइज बाय वन ऑफिशियल शुड बी नॉट टू लार्ज। स्पैन ऑफ कंट्रोल मतलब ये हेडिंग ये वर्डिंग आप लिख सकते हैं। स्पैन ऑफ कंट्रोल मैंने लिखा है जान के, मतलब एक टॉप ऑफिशियल है, उसके नीचे कुछ सबॉर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, तो उन सबॉर्डिनेट्स की गिनती बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एक स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, ना तो वो बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना वो बहुत छोटे होने चाहिए। अगर वो बहुत ज़्यादा होंगे तो वो सुपरवाइजर जो होगा सुपरविजन नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसको अपनी टीममेट्स के नेम ही नहीं पता होंगे, वो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाएगा, वो कोई डिसीजन देगा पता नहीं वो पूरे टीम तक पहुंच भी रहा है या नहीं पहुंच रहा है, वो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं मेंटेन कर पाएगा। तो जो नंबर होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, मींस ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, ठीक है। उतना होना चाहिए कि एक सुपरवाइजर उन पे सुपरविजन मेंटेन कर सके और उन पे इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके और अपनी टीम के साथ अच्छे से वर्क कर सके। एक जो उनका एंड गोल है उसको अचीव करने की तरफ वर्क कर सके। इसके बाद आता है एडमिनिस्ट्रेशन शुड अचीव मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन को अगर कोई काम करना है तो उसको देखना चाहिए वो कम से कम पैसे में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकता है। टाइम सेविंग पे उनका फोकस होना चाहिए, पैसे बचाने में उनका फोकस होना चाहिए, बट ऐसा नहीं कि पैसे बचाने के चक्कर में आउटपुट ही अच्छा नहीं दे रहे हैं। उनका आउटपुट अच्छा आउटपुट आए कम पैसे से कम टाइम में ज़्यादा कम रिसोर्सेज यूज़ करके, इस पे भी उनका फोकस होना चाहिए। इसके बाद आता है ऑफिशियल्स मस्ट बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस, दिस एंश्योर ऑनेस्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो ऑफिशियल्स हैं वो आंसरेबल होने चाहिए अपने करे हुए एक्शंस के लिए। इससे क्या इंश्योर होती है? ऑनेस्टी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। हायर ऑफिशियल शुड ट्रांसफर सम पावर्स टू लोअर ऑफिशियल्स टू रिड्यूस वर्कलोड, स्पीड अप वर्क। जो टॉप पे बैठे हुए ऑफिशियल्स होते हैं उनको अपनी पावर लोअर ऑफिशियल्स को भी ट्रांसफर कर देनी चाहिए। इससे वर्कलोड रिड्यूस होता है और जो काम बहुत स्लो हो रहा है उसमें तेजी आ जाती है, वो स्पीड अप हो जाता है। डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन रूल्स नॉट पर्सनल फीलिंग्स, दिस विल एंश्योर फेयरनेस, इक्वालिटी एंड न्यूट्रलिटी। डिसीजन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे बेस्ड होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं जो एक एडमिनिस्ट्रेटर के मन में आया उसने वही चीज़ कर दी, वो अपने पर्सनल फीलिंग्स पे वर्क कर रहा है, नहीं, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन पे वर्क करना चाहिए। ये फेयरनेस इंश्योर करता है, इक्वालिटी इंश्योर करता है और न्यूट्रलिटी इंश्योर करता है। जो अपॉइंटमेंट्स है, ऐसा नहीं आप फेवरेटिज्म के बेसिस पे अपॉइंटमेंट कर रहे हो अपने डिपार्टमेंट में, आपको मेरिट के बेसिस पे सामने वाले को अपॉइंट करना है, उसकी एबिलिटी के बेसिस पे सामने वाले को अपॉइंट करना है। अपने रिश्तेदारी के रिश्तेदार भरने नहीं है आपको अपने डिपार्टमेंट पे। फेवरेटिज्म के बेसिस पे आपको सामने वाले को डिपार्टमेंट में नहीं ले लेना है, उसके मेरिट के बेसिस पे लेना है, उसकी एबिलिटी के बेसिस पे लेना है। इससे क्या होगी, पूरे के पूरे डिपार्टमेंट की एज अ होल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन रहेगा और सामने वाले को फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो कि उसका एक फंडामेंटल राइट है। अ गुड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट गाइड एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज। एक जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो हमेशा गाइड करता है अपने एम्प्लॉय को और उनको काम करने के लिए मोटिवेट करता है। प्रॉपर कम्युनिकेशन इज एसेंशियल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप सपोज अपने टीममेट्स के साथ, एक सुपरवाइजर है वो अपनी टीममेट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, अच्छे से उनको समझा ही नहीं पा रहा है क्या करना है, तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में कभी काम ही नहीं हो पाएगा, बहुत स्लो काम होगा, उससे लेट लतीफ काम होंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। तो एक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, व्हाट टू डू, लाइक सेट गोल्स, मेक पॉलिसीज। ऐसा नहीं है कि आप आज सुबह आ रहे हो, सब मिल रहे हो, फिर डिसाइड कर रहे हो कि जी अब क्या करना है हमें, हम तो ऑफिस आ गए हैं सारे के सारे। आपको पहले से ही सारी की सारी चीज़ें एडवांस में प्लान कर लेनी है, सारे गोल्स सेट कर लेने हैं कि अच्छा हमें ये करना है, क्या पॉलिसीज बनानी है, फिर इन पॉलिसीज का ये पार्ट कौन हैंडल करेगा, ये पार्ट कोड हैंडल करेगा, सोशल मीडिया पे इस पॉलिसीज को जाके कौन बताएगा, सारी चीज़ें आपको एडवांस में पहले से ही प्लान कर लेनी है। मेंटेन कंट्रोल, चेक वेदर वर्क इज डन प्रॉपरली बाय इंस्पेक्शंस। और ओके, आपको कंट्रोल मेंटेन करके रखना है, आपको डे बाय डे, कभी ना कभी, वीक बाय वीक, मंथ में 2 बार 4 बार जाके चेक कर लेना है कि सारा काम जैसे आपने बताया था वैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मींस आपको सर्विलेंस मेंटेन करना है। वो आप कैसे कर सकते हो, आप बीच बीच में जाके इंस्पेक्शंस कर सकते हो, रिपोर्ट्स मांग सकते हो, ऑडिट्स के थ्रू, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू आप कंट्रोल मेंटेन करके रख सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन शुड ऑलवेज सर्व पब्लिक वेलफेयर। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको उसका काम एक ही होना चाहिए, हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, लोगों को सर्व करना। गवर्नमेंट एक्शन शुड बी ओपन एंड क्लियर टू बिल्ड ट्रस्ट, रिड्यूस करप्शन, इंप्रूव्स अकाउंटेबिलिटी एक्सेट्रा। गवर्नमेंट के जो एक्शंस होते हैं वो हमेशा खुले में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई रिपोर्ट आई है तो वो उसको लोगों के प्रति पब्लिक नहीं कर रहे हैं या खोल नहीं, मतलब लोगों से छुपा के काम कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है सिस्टम में, वो चीज़ गलत है। गवर्नमेंट के एक्शन जो है ओपन होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, लोगों से छुपाने नहीं चाहिए। इससे क्या आता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, करप्शन रिड्यूस होता है सिस्टम में। बिकॉज अगर इन लोगों को पता होगा कि ये जो एक्टिविटीज कर रहे हैं इनके लिए रिपोर्ट बन रही है और वो लोगों के सामने अगले साल पब्लिक होगी, तो ये खुद ही कम से कम करप्शन करेंगे, करप्शन करना अवॉइड करेंगे, अकाउंटेबिलिटी इनकी इंप्रूव होगी। ऑल एक्शंस मस्ट फॉलो द लॉ एज नो वन इज अबव द लॉ। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एक्शन किया जाता है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ होना चाहिए, लॉ को फॉलो करते हुए होना चाहिए, बिकॉज लॉ के ऊपर तो कोई भी नहीं होता।
इसके बाद हम देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ प्रिंसिपल्स। हर्बर्ट ए साइमन जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिटिसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा जनरल हैं, ये कभी कभी एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट्रलाइजेशन की बात भी करते हैं, वहीं दूसरी तरफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात भी करते हैं। ये आपस में ही एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये हमेशा प्रैक्टिकल नहीं है, ये कुछ यूटोपियन बातें कही हैं इन्होंने। ऐसा कौन कहता है? हर्बर्ट ए साइमन कहते हैं। वो इनको क्या कहते हैं, इन सारे प्रिंसिपल्स को वो कहते हैं प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब ये सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, उस तरीके से आप कह सकते हो। साइमन सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी साइंटिफिक। साइमन का मानना ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंटिफिक होने चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होने चाहिए, रिसर्च पे बेस्ड होने चाहिए, एविडेंस पे बेस्ड होने चाहिए और डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए प्रिंसिपल्स को। ऐसा कौन कहता है? साइमन कहते हैं। बिहेवियर पे बेस्ड होना चाहिए, मींस बिहेवियरल अप्रोच, वो आप आगे पढ़ेंगे। साइमन कहते हैं कि हमें लोगों को पढ़ना चाहिए कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, तो साइमन का हमने समझ लिया। साइमन ने क्रिटिसाइज करा प्रिंसिपल्स को, ये कह के कि ये बहुत जनरल है, आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को क्या कहा? प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहा। साइमन्स कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है साइंटिफिक होना चाहिए, फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, रिसर्च और एविडेंस पे बेस्ड होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मेनली अबाउट किसके अराउंड घूमना चाहिए? रेशनल डिसीजंस के अराउंड घूमना चाहिए। इसमें लोगों के बिहेवियर को भी हमें पढ़ना चाहिए। इसके बाद आता है आज के समय में प्रिंसिपल्स को किस तरीके से देखा जाता है। वही मैं दोबारा से रिपीट करूंगी, प्रिंसिपल्स जो है उनको स्ट्रिक्ट रूल्स की तरह तो आज भी नहीं देखा जाता और पहले भी नहीं देखा जाता था। आज के समय में जो ये प्रिंसिपल्स हैं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए हैं पहले के मुकाबले में, सिचुएशन बेस्ड हो गए हैं। जैसे सिचुएशन होती है उस हिसाब से ये चेंज होते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड होता है। ह्यूमन सेंटर्ड हो गए हैं, दे रिकॉग्नाइज इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। पहले के समय में ह्यूमन बिहेवियर को इतना स्टडी नहीं किया जाता था, अब ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच हो गई है। वैल्यू बेस्ड है, दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज लाइक जस्टिस, इक्विटी। इक्विटी और इक्वालिटी में फर्क होता है। इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक वेलफेयर, ये ज्यादा आज के समय में जस्टिस पे वैल्यू, जस्टिस पे फोकस करते हैं, इक्विटी पे फोकस करते हैं, इक्वालिटी पे फोकस करते हैं बोल सकते हो, इंटीग्रिटी पे फोकस करते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे फोकस करते हैं और लोगों का ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर हो उस पे फोकस करते हैं। ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड, रोल बेस्ड, प्रोसीजर को कॉम्प्लेक्स बनाने पे इतना फोकस नहीं है आज के समय में। ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच है, सिचुएशन बेस्ड अप्रोच है, सिचुएशन के नेचर पे डिपेंड करती है, सिचुएशन के नेचर पे डिपेंड करता है प्रिंसिपल। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया, ये पहले के समय में ये भी था, पहले के मुकाबले में ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गई हैं, ज्यादा ह्यूमन सेंटर्ड हो गई हैं। और आज की में जो नई चीजें आई हैं वो ये है पार्टिसिपेशन की, लोगों को भी डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कराया जा रहा है। ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी जैसे वैल्यूज को ज्यादा इनकलकेट किया जा रहा है, ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। जो भी प्रोसेस होता है उसको ट्रांसपेरेंट रखने की कोशिश की जाती है ज्यादा से ज्यादा। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई भी एक्शन हो उसको ज्यादा से ज्यादा उसके एक्शन में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, इस पे फोकस होता है। और आज के समय में कंप्यूटर आ चुका है, एआई आ चुकी है, तो उसकी भी मदद ली जाती है। यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, वही ताकि एफिशिएंसी, अब कोई इंसान पेपर्स पे काम कर रहा है, फिर उसको ढूंढ रहा है, पेपर्स कितना हेक्टिक वर्क हो गया ना वो, तो वो सब जो कंप्यूटराइज्ड हो सकती हैं, लिस्ट आपकी कंप्यूटर बेस्ड बन सकती है, चीज़ें आसान हो सकती हैं। तो आज के समय में टेक्नोलॉजी पे भी फोकस किया जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन में उसको भी इनकलकेट किया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं मॉडर्न प्रिंसिपल्स गाइड एडमिनिस्ट्रेटर्स टू बी मोर इफेक्टिव। मॉडर्न प्रिंसिपल ज़्यादा कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में मदद कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव बनाने में मदद कर रहे हैं और पीपल ओरिएंटेड और पीपल के वेलफेयर के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करें, जल्दी काम करें, उसकी तरफ ज़्यादा गाइड कर रहे हैं। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कंक्लूजन में लिख सकते हैं, दिस हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग वर्क, मेंटेनिंग डिसिप्लिन एंड अचीविंग गोल्स। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें मदद करते हैं अपना काम ऑर्गेनाइज करने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में और अपने टारगेटेड गोल्स को अचीव करने में। Although these principles are not perfect, they are still very useful in understanding how administration works. जैसे कि पता, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं हो सकती, उसी तरीके से ये प्रिंसिपल्स जो हैं ये भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है, कैसे काम करना चाहिए, उसको समझने में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन यूजेस दीज प्रिंसिपल्स अलॉन्ग विद न्यू आइडियाज लाइक गुड गवर्नेंस। जो आज के समय में एडमिनिस्ट्रेशन हमें देखने के लिए मिल रहा है, टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस होने के बाद, एआई आ जाने के बाद, तो ये कुछ पहले के मुकाबले से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। क्या अलग चीज़ें कर रहा है ये? कुछ नए आइडियाज़ जो आज के समय में आ चुके
चुके हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एआई, बस उनको अपने अंदर इनकलकेट करके एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा अच्छा बना रहा है, उसको डिजिटाइज कर दे रहा है, लोगों का पार्टिसिपेट इनकलकेट कर रहा है, जो कि पहले मिसिंग था। अगर पहले फ्लेक्सिबल था तो अब ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, पहले पीपल सेंट्रिक नहीं था तो अब पीपल सेंट्रिक है। अब ह्यूमन के बिहेवियर को भी स्टडी करते हैं। इस तरीके से आप कंपैरिजन करके अपना आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद आता है थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Theorizing public administration means developing ideas, concepts, and explanations to understand how administration works in reality. अच्छा, theorizing public administration आपको पता है, अब उसमें theorizing का मतलब क्या हो गया? theorizing का मतलब हो गया हम समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रियलिटी में कैसे वर्क करता है, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन हम समझेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स हम समझेंगे, उसी को कह देते हैं थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसको कह देते हैं थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन रियलिटी में कैसे वर्क करता है, उसके पीछे के आइडियाज को समझने, उसके पीछे के आइडियाज कैसे डेवलप हुए उसको समझेंगे, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन समझेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है, उसके पीछे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। ये सारी चीजें आती हैं थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और इसी को हम बोलते हैं थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो थ्योरीज होती हैं हेल्प अस अंडरस्टैंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, also helps, ये helps होगा, also helps in explain why things happen and to predict outcomes as well as improve governance। जो थ्योरीज होती हैं वो हमें मदद करती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस को समझने में, और हेल्प करती हैं, मतलब कुछ चीजें अगर एडमिनिस्ट्रेशन में हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, और अगर हम ये करेंगे तो इसके पीछे का उसके आगे ये आउटकम आ सकता है। इन सब चीजों को समझने में क्या मदद करता है? थ्योरी मदद करती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में सपोज अगर किसी को कुछ काम करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन हमें थ्योरीज दे देती हैं। अगर हम वो काम करेंगे उससे आउटकम क्या आएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें थ्योरी दे देती है। तो हम थ्योरीज की मदद से क्या कर सकते हैं? अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर गवर्नेंस को अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं, ज्यादा अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। तो इन सब में हमारी मदद कौन करता है? थ्योरी मदद करती है। इसलिए लिखा है थ्योरी हमें ये चीज समझने में मदद करती है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉम्प्लेक्स, so different scholars have created different theories to explain it। अब कोई भी एक थ्योरी नहीं हो सकती जो पूरे के पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही तरीके से समझा दे, बिकॉज जो हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसा हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंटरडिसिप्लिनरी है, डायनेमिक है, बहुत सारे सब्जेक्ट की नॉलेज इसमें है, बहुत ज्यादा डायनेमिक है, लगातार चेंज होता चला जा रहा है। तो कोई भी एक थ्योरी पूरे के पूरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं समझा सकती, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो बहुत सारे अलग अलग स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज दी हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझाने के लिए। तो थ्योराइजिंग का मतलब क्या हो गया? थ्योराइजिंग मतलब थिंकिंग डीपली एंड सिस्टमेटिकली अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ध्यान सिस्टमेटिकली सोचना और डीपली सोचना कि ये कैसे इवॉल्व हुआ, उसको मतलब सिस्टमेटिकली सोचना, एक के बाद एक सीरीज में सोचना, क्रिएटिंग मॉडल्स एंड एक्सप्लेनेशन टू स्टडी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के लिए आप उसके पीछे एक्सप्लेनेशंस देते हो, कॉन्सेप्ट्स देते हो, आइडियाज देते हो, कुछ मॉडल्स बनाते हो, उसी को कह दिया गया है थ्योराइजिंग। तो थ्योरीज आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे प्रोवाइड क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हम ऑलरेडी सेकंड पॉइंट में समझ चुके हैं। थ्योरीज जरूरी होती हैं बिकॉज ये हमें क्लैरिटी प्रोवाइड करती हैं, समझने में मदद करती हैं, हेल्प इन सॉल्विंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करती हैं, डिसीजन मेकिंग को गाइड करती हैं। विदाउट थ्योरी एडमिनिस्ट्रेशन बिकम रैंडम। अगर कोई भी थ्योरी नहीं होगी, हमें नहीं पता होगा अगर हम ये काम करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, प्रिडिक्टेड आउटकम क्या होगा, उसके पीछे की एक्सप्लेनेशन क्या है, तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रैंडम हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज हो जाएगा, हमें उसके बारे में अच्छे से जानकारी नहीं होगी। मेजर अप्रोचेस कौन कौन सी हैं अब थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच जो है वो फोकस करती है व्हाट ऑट टू बी, ना कि व्हाट इज पर। मींस जो चीजें हमारे पास हैं उस पर फोकस नहीं करती है, उन चीजों में कैसे सुधार लाया जाए उस चीजों में नहीं फोकस करती है, उन चीजों को सोचती हैं कि क्या होना चाहिए। मींस ये एक नॉर्मेटिव अप्रोच है। ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस पे, उनके स्ट्रक्चर्स पे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस पे, इंस्टीट्यूशंस पे, इन पे ज्यादा क्लासिकल अप्रोच जो है फोकस करती है। तो हम कह सकते हैं क्लासिकल अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस एक ट्रेडिशनल नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है जो वो क्या होना चाहिए उस पर फोकस करता है, ना कि व्हाट इज, कि हमारे पास क्या है उस पर फोकस करता है। इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, एफिशिएंसी, एक स्टेट के स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करती हैं। इसके बाद आता है बिहेवियरल अप्रोच। बिहेवियरल अप्रोच में आप ह्यूमन के बिहेवियर को भी इंपॉर्टेंस देते हो, ह्यूमन के बिहेवियर को भी पढ़ते हो। इसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा रियलिस्टिक लगता है, ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है, ज्यादा ह्यूमन सेंटर्ड लगता है। इसमें ये किस पे फोकस करता है? स्टडिंग ऑब्जर्वेबल, मीन जो चीजें हमें दिख रही हैं उनको पढ़ने में ज्यादा ये फोकस करता है। इंडिविजुअल का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा है उसको पढ़ने में ज्यादा फोकस करता है। जैसे क्लासिकल अप्रोच था जो सिर्फ इंस्टीट्यूशन, स्टेट स्ट्रक्चर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एफिशिएंसी और क्या होना चाहिए उस पर ज्यादा फोकस कर रहा था। ये लीगल और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स के साथ साथ ह्यूमन के बिहेवियर पे भी फोकस करता है, और जो रियलिटी में चीजें हमें दिख रही हैं उस पे फोकस करता है, रेदर देन क्या होना चाहिए उन पे।
इसके बाद आती है सिस्टम अप्रोच। अगर आपको याद हो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था, आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं बताया है कि फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है। तो अभी मैं जानबूझ के नहीं लिख के लाई हूँ कि सिस्टम अप्रोच किसने दी है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है, आपको गूगल करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिस्टम अप्रोच किसकी अप्रोच है, उसे किसने दिया था। सिस्टम अप्रोच जो है वो सिस्टम अप्रोच में मीन्स एक पूरा एक सिस्टम होता है जिसमें कुछ लोग जो है इनपुट देते हैं, कुछ लोग जो है डिमांड देंगे कि हमें ये एटसेट्रा एटसेट्रा पॉलिसीज चाहिए, उनको बहुत सारा सपोर्ट करेंगे, एनजीओज वगैरह सपोर्ट करेंगे, फिर उनकी डिमांड जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में जाएगी। ये एनवायरनमेंट है, मीन्स जो आपके आसपास का माहौल होता है। फिर ये जो डिमांड्स करेंगे लोग कि हमें ये पॉलिसी चाहिए, उनको ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज इनको ये XYZ पॉलिसी चाहिए, फिर ये डिमांड इनकी पॉलिटिकल सिस्टम में गई। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कोई इनकी डिमांड सुन के पॉलिसी बनाई, फिर इन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया कि हमने इस एक्स के लिए ए पॉलिसी बना दी है, फिर उन्होंने अपना आउटपुट दे दिया। अब एनवायरनमेंट में जो लोग थे वो इसको इस्तेमाल करेंगे, इन पे बताएंगे कि हमें ये ठीक लग रही है या नहीं लग रही है। फिर ये लोग जो आउटपुट आया है उसका लोग फीडबैक देंगे। अब फीडबैक अब वो देंगे, उन्हें अच्छी लगी कैसी लगी, अगर उन्हें कुछ कमी लगी, अब जो उन्हें इस ए पॉलिसी में कमी लगी, अब ये इस ए पॉलिसी की कमियां जो है दोबारा से डिमांड रखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम के आगे कि इसकी ये CD कमी है, इस चीज को ठीक कर दो। फिर पॉलिटिकल सिस्टम अंदर से कुछ चीजें करेगा, फिर इसमें सही करके ये कह देगा ये MP हमने पॉलिसी बना दी है डिमांड करके। फिर इसका आउटपुट जाएगा एनवायरनमेंट में, फिर फीडबैक जाएगा, तो ये पूरी लूप की तरह चलता रहेगा। तो आपको ये बताना है ये सिस्टम अप्रोच किसकी है। दिस इज योर होमवर्क। ये हमें दिखाता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स जो है एडमिनिस्ट्रेशन के वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। आप खुद देखो, पहले पहले डिमांड आ रही है, वो पॉलिटिकल सिस्टम में जा रही है, फिर डिसीजन आ रहा है, फिर आउटपुट आ रहा है, फिर फीडबैक आ रहा है, फिर इनपुट है, फिर डिमांड है। ये पूरा का पूरा कैसे इंटरकनेक्टेड है, सिस्टम अप्रोच हमें ये दिखाती है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। ये जो मैंने फोटो लगाई है ये मैंने अपने नोट से लगाई बिकॉज मैं इसको ग्राफिक की मदद से नहीं बना पा रही थी। स्ट्रक्चर फंक्शन अप्रोच। अब आप लोगों ने जैसे मुझे ये नहीं बताया फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, आप लोग खुद ही सीरियस नहीं हो तो मैं भी क्यों हूँ। सही बात है ना, बिकॉज ये तो आपका लॉस है, मेरा लॉस नहीं है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो एक बच्चे को पता है वो नहीं बता रहा, चलो वो चीज फिर भी जायज है, बट स्टिल उसको कमेंट सेक्शन में बताना चाहिए ताकि बाकी बच्चों की हेल्प हो सके। बट जिसको नहीं पता उसको तो कितनी शर्म की बात है ना कि वो गूगल भी नहीं कर रहा है। अब वही उन्हीं बच्चों के लिए क्वेश्चन है, उन्हीं बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच भी किसकी है। और जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएं, चाहे गूगल करिए फिर बताइए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच में क्या होता है, ये सिस्टम अप्रोच का ही थोड़ा और डिटेल्ड में पार्ट हो जाता है। इसमें भी वही है, एक बॉक्स है जो जिसमें पॉलिटिकल सिस्टम है, साइड में ये एनवायरनमेंट है। इसमें क्या होता है, इधर आ जाते हैं इनपुट्स और इधर आ जाता है आउटपुट। इसमें इनपुट में चार चीजें हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल एग्रीगेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल आर्टिकुलेशन। ठीक है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम में डिमांड जाती है, आउटपुट आता है, आउटपुट में तीन है, रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजुडिकेशन। अब रूल कौन बनाता है, आपको पता है लेजिस्लेचर बनाता है। रूल को अप्लाई कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करते हैं। वो सही है रूल्स या गलत है उनको कौन देखता है, जुडिशरी देखती है। वहीं पॉलिटिकल सिस्टम में जो इनपुट आते हैं वो किन की तरफ से आते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में। और वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड कराता है, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद आता है पॉलिटिकल एग्रीगेशन। पॉलिटिकल एग्रीगेशंस में आती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो डिमांड्स हैं उनको पॉलिसीज में ट्रांसलेट किया जाता है, डिसीजंस में ट्रांसलेट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा डिमांड्स को पॉलिसीज में बदलने का काम कौन करता है, इंटरेस्ट एग्रीगेशन का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। इसके बाद आता है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो पॉलिटिकल सिस्टम के कंपोनेंट हैं जैसे कि इंडिविजुअल्स हो गए, ग्रुप्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, ये इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं या फिर रिसीव करते हैं। इसमें आ जाती है मास मीडिया। इसके बाद आता है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन। इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन में बेसिकली आ जाता है आप सिस्टम की तरफ अपने डिमांड्स एक्सप्रेस कर रहे हो। उसमें इंटरेस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं, एनजीओज आ जाते हैं, प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं। ठीक है, आउटपुट फंक्शन हम पढ़ ही चुके हैं। रूल मेकिंग, जो रूल्स को पास करते हैं, लेजिस्लेचर हो गया। रूल एप्लीकेशन में हो गया, जो रूल्स को इंप्लीमेंट करते हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। इसके बाद आता है रूल एडजुडिकेशन, जो क्या करते हैं, अगर देखते हैं कि वो जो लॉज बन रहे हैं वो लीगल है या नहीं, अगर दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट आ रहा है तो उनको सेटल करने का काम भी जुडिशरी का होता है। ठीक है, इसके बाद आता है एनालाइसिस पॉलिटिकल सिस्टम बाय एग्जामिनिंग देयर
specific structures, institutions like parties, court, legislatures and the functions they perform to maintain system stability. I think यहाँ पे थोड़ी grammatical mistake है, but इस लाइन का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी political system को analyze करना है, आप उस political system को analyze कर सकते हो उसके institutions को पढ़ के, मतलब उसके structures को पढ़ के, और वो कैसे functions perform कर रहा है, कैसे roles perform कर रहा है, उसको पढ़ के आप एक political system को analyze कर सकते हो। और अगर वो अपने functions जो है smoothly perform कर रहा है, तो पूरे के पूरे सिस्टम में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रह सकती है और वो सिस्टम कंटिन्यू कर सकता है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है चैलेंजेस इन थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को थ्योराइज करने में क्या चैलेंज है? जैसा कि हमने पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में बहुत ज्यादा डायनेमिक सब्जेक्ट है, चेंज होता चला जा रहा है टाइम के साथ, इंटरकनेक्टेड है विद अदर सब्जेक्ट्स, तो इसलिए हम इसको किसी एक थ्योरी से नहीं समझ सकते। उसकी वजह से बहुत सारी थ्योरीज आज के समय में एग्जिस्ट करती हैं जो अब सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। ये इसका एक ड्रॉबैक है। और अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, तो कोई भी एक थ्योरी सारी कंट्रीज़ पे नहीं अप्लाई होती। और किसी भी एक कंट्री का जो एनवायरनमेंट होता है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन होती है, उनकी टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, कोई कंट्री डेवलपिंग होती है, कोई डेवलप होती है, उनका एनवायरनमेंट कंटिन्यूसली चेंज होता चला जाता है। इसलिए कोई एक थ्योरी एक कंट्री पे अगर अभी अप्लाई हो रही है, दैट डजंट मीन वो आज से 10 साल पहले भी अप्लाई होगी और आज से 5 साल पहले भी अप्लाई होती होगी। और हर कंट्री की जो गवर्नेंस है उसको तरीका भी अलग होता है। कोई कंट्री कैपिटलिस्ट माइंडसेट से चलती है, कोई मार्क्सिज्म माइंडसेट से चलती है, कोई सोशलिस्ट माइंडसेट से चलती है, कोई कम्युनिज्म माइंडसेट से चलती है। तो हर कंट्री का जो अपना सिस्टम होता है वो अलग होता है और जो गवर्नेंस करने का तरीका होता है वो अलग होता है। कुछ में सिर्फ वन पार्टी सिस्टम होता है, कुछ में टू पार्टी सिस्टम होता है, किस में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। समझ रहे हो? तो इन चीजों की वजह से भी हम एक थ्योरी में पूरा का पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं समझ सकते हैं। और पांचवा चैलेंज जो है वो है बैलेंसिंग वैल्यूज एंड एफिशिएंसी। एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट बैलेंस एथिकल वैल्यूज लाइक इक्विटी, जस्टिस एंड फेयरनेस विद द नीड फॉर एफिशिएंसी एंड रिजल्ट्स। आज के समय में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज्यादा जरूरत है वैल्यूज और एफिशिएंसी को बैलेंस करके चलने की। एडमिनिस्ट्रेशन को बैलेंस करनी चाहिए एथिकल वैल्यूज जैसे कि जस्टिस, इक्वालिटी, फेयरनेस, और वहीं के उन चीजों को बैलेंस करने के साथ साथ सिस्टम में एफिशिएंसी भी होनी चाहिए, रिजल्ट्स जल्दी आने चाहिए, कम से कम रिसोर्सेज इस्तेमाल करके रिजल्ट आने चाहिए, जल्दी टाइम में रिजल्ट आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सालों लग जा रहे हैं एक काम करने में। इसके बाद आता है थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव। तो हमने थ्योराइजिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कैसे करता है और ये और अच्छे तरीके से कैसे वर्क कर सकता है और इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। बस इस पूरे यूनिट में इतना ही था। आप इसको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर आपकी प्रोफेसर ने कुछ करवाई हो, आप अपने नोट से वो ऐड कर सकते हैं, बाकी इतना इनफ है। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगी, आपके यूनिट में एक चीज और है, बहुत बच्चों को वो क्लिक कर रही होगी एग्जाम में, आपको पॉस्कोप करके कुछ फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। होप सो इस वाली वीडियो के बाद मेरे चैनल पे वही वीडियो अपलोड होगी, 1 या 2 दिन में मैं उसको अपलोड कर दूंगी। आप वो वाली वीडियो भी जाके देख सकते हैं, वो इसी उससे कनेक्टेड है, बट मेरे को उसको सेपरेट वीडियो बनानी थी बिकॉज उसकी एज अ सेपरेट भी बहुत डिमांड है। तो जिनको सिर्फ फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने हैं उनको पूरी लेक्चर ना देखना पड़े, इसलिए मैंने वो वाला जो टॉपिक है इस लेक्चर में कवर नहीं करा है। अभी वो वीडियो अपलोडेड नहीं है, अभी वो बनी भी नहीं है, उसके नोट्स भी रेडी नहीं है। तो जब वो हो जाएगा मैं उसको अपलोड कर दूंगी। मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में वो अपलोड हो जाएगी। और जब वो अपलोड हो जाएगी, अगर आप ये वीडियो 3-4 दिन बाद देख रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मैं ऐड कर दूंगी। तो अगर आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिख रहा है जाके फंक्शंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, तो आप जाके उसको जरूर देखिए। अगर आपके एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आप खुद सोचो, आप बिना फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपना आंसर पूरा कर दोगे? नहीं ना। और वो फंक्शंस है वो बहुत, मतलब बहुत ही अच्छे फंक्शंस हैं वो तो आपको लिखने ही चाहिए, बेसिकली मैं ये बोलूंगी। तो आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं क्या, करनी ही है। मैंने जानबूझ के वो नोट्स में नहीं लिखी आप लोगों की, बिकॉज मुझे अलग से ही पढ़ाना था वो। मैं एक बारी स्टार्टिंग पे चली जाती हूँ, ठीक है। अगर नोट्स चाहिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पार्ट पर चाहिए है, किस सब्जेक्ट पे चाहिए है, किस यूनिट पे चाहिए, आप मुझे वो बता सकते हैं। अगर हो सकेगा मैं ये सब छोड़ के पहले उसको ही करा दूंगी, अगर उसकी डिमांड है तो। बाकी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर लाइफ स्टूडेंट्स।